हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा हिस्ट्री का 7th चैप्टर चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। इसका जो फर्स्ट एक वीडियो था वो बनाकर मैं आपको भेज चुकी हूँ। आज हम जो इसका सेकंड टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे यूनिवर्सिटीज़ एंड ह्यूमनिज़्म। यहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो यहाँ पर क्या बताया है, द अर्लीस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन यूरोप हैड बीन सेटअप इन इटालियन टाउन्स। जो शुरुआती यूनिवर्सिटीज़ थी यूरोप की, उन्हें बनाया गया था इटालियन शहरों के अंदर। द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पैडुआ एंड बोलोग्ना हैड बीन द सेंटर ऑफ लीगल स्टडीज़। अब जो यूनिवर्सिटीज़ थी पेडुआ की और बोलोगना की, ये सेंटर थी लीगल स्टडीज़, मतलब कि जो लॉ था वहाँ लॉ पढ़ाया जाता था 11वीं सेंचुरी के अंदर। कॉमर्स बीइंग द चीफ एक्टिविटी इन द सिटी, क्योंकि जो व्यापार था वो मेन एक्टिविटी हो चुका था, शहर की मुख्य काम व्यापार किया जाता था। देयर वॉज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लॉयर्स एंड नोटरीज, इसलिए बहुत ज़्यादा डिमांड जो थी वो बढ़ चुकी थी, किसकी? लॉयर्स की और नोटरीज की। टू राइट एंड इंटरप्रेट रूल एंड रिटन एग्रीमेंट विदाउट विच ट्रेड ऑन ए लार्ज स्केल वॉज नॉट पॉसिबल। तो अब वो क्या करते थे, ये वकील और नोटरीज, मतलब रूल जो थे वो बताते थे इनको, और एक रिटर्न एग्रीमेंट बनाते थे जिसके बिना बड़े लेवल पर व्यापार करना पॉसिबल नहीं था। लॉ वॉज देयर फॉर अ पॉपुलर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। तो अब जो लॉ था, कानून की जो पढ़ाई थी, वो एक पॉपुलर सब्जेक्ट था पढ़ाई का। बट देयर वॉज नाउ अ शिफ्ट इन एम्फोसिस। लेकिन अब क्या हो चुका कि अब इसमें जो कानून की जो पढ़ाई की जा रही थी वो अब बदल चुकी थी, नए तरीके से की जा रही थी। अब उसे अर्लियर रोमन कल्चर के अकॉर्डिंग जो था वो पढ़ा जा रहा था। फ्रांसिस्को पेट्रॉक रिप्रेजेंटेड दिस चेंज। ये जो बदलाव लेकर आए थे, कौन लाए थे? फ्रांचेस्को पेट्रॉक जो थे वो इस बदलाव को लेकर आए थे। टू पेट्रॉक एंटिक्विटी वॉज डिस्टिंक्टिव सिविलाइजेशन। जो एंटिक्विटी मतलब पुरानी जो सभ्यताएं थी, वो एक बहुत ही अलग तरह की सिविलाइजेशन थी, बहुत ही महत्वपूर्ण सिविलाइजेशन थी, विच कुड बी बेस्ट अंडरस्टूड थ्रू द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ एंशियंट ग्रीक्स एंड रोमन्स, जिनको कि अच्छे से समझना था। तो ये बहुत ज़रूरी हो चुका था कि उन्हें एक्चुअल वर्ड्स में, जिसमें कि ये सिविलाइजेशन उस समय की थी, एंशियंट ग्रीक और रोमन वर्ड्स में ही उनको समझा जाए, ये बहुत ज़रूरी हो चुका था। किसके अकॉर्डिंग? पेट्रॉक के अकॉर्डिंग। ही देयरफॉर स्ट्रेस्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ए क्लोज रीडिंग ऑफ एंशियंट ऑथर। तो अब उसने किस चीज़ पर विशेष ध्यान दिया? इस चीज़ पर ध्यान दिया कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लोज रीडिंग करना, कि इनकी जो एंशियंट प्राचीन जो ऑथर्स थे उन्होंने क्या लिखा है उनको पढ़ा जाए। दिस एजुकेशनल प्रोग्राम implied that there was much to be learned which religious teaching alone could not give। अब जो ये एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू हो चुके थे 11th सेंचुरी के अंदर, पहले तो क्या था, सिर्फ रिलीजियस टीचिंग सी दी जाती थी, धार्मिक पढ़ाई ही करवाई जाती थी। लेकिन अब जैसे लॉ की पढ़ाई और नई नई यूनिवर्सिटीज़ बननी शुरू हो चुकी थी, तो अब इससे क्या साबित हो रहा था, कि क्या पता चल रहा था कि सिर्फ रिलीजियस टीचिंग जो थी वो अकेले वो ही देना काफ़ी नहीं थी। दिस वॉज द कल्चर विच हिस्टोरियन इन द 19th सेंचुरी वर टू लेबल ह्यूमनिस्ट। अब यही जो एक नया बदलाव आ रहा था, नया कल्चर जो बन रहा था, हिस्टोरियंस ने 19th सेंचुरी में इसे ही क्या नाम दिया? ह्यूमनिज़म का नाम दिया। मतलब जो नई स्टडी हो रही थी, नए जो चेंजेस आ रहे थे, नई तरह की स्टडी जो हो रही थी, उसे ह्यूमनिज़म कहा गया। बाय द अर्ली 15th सेंचुरी के अंदर द टर्म ह्यूमनिस्ट वॉज यूज्ड फॉर मास्टर्स हु taught grammar, rhetoric, poetry, history and moral philosophy। अब ये 15th सेंचुरी के अंदर जो ह्यूमनिस्ट वर्ड था वो उस मास्टर के लिए यूज़ किया जाता था जो पढ़ाता था ग्रामर, रैथोट्रिक मतलब अलंकार शास्त्र जो था उसे, पोट्री पढ़ाता था, हिस्ट्री पढ़ाता था, या मॉरल फिलोसफी जो पढ़ाता था, उसके लिए ह्यूमनिस्ट वर्ड जो था वो यूज़ किया जाता था। द लैटिन वर्ड humanitas from which humanities was derived। जो लैटिन वर्ड है humanitas, जिससे कि humanities वर्ड आया है, had been used many centuries ago by the Roman lawyer।
जो रोमन लॉयर्स थे उनके द्वारा काफ़ी सदियों से इस वर्ड को यूज़ किया जा रहा था। एंड एसोइस्ट सिसरो, और जो ऐसे लिखने वाले जो सिसरो थे उनके द्वारा इस वर्ड को यूज़ किया जा रहा था। ए कंटेम्प्रेरी ऑफ जूलियट सीजर, ये जो था सिसरो जो ऐसे लिखता था या कहानियाँ लिखता था वो जूलियट सीजर के ही समकालीन कंटेम्प्रेरी मतलब उसी समय का था ये। टू मीन कल्चर, जिसका अर्थ क्या होता था, कल्चर होता था। दिस सब्जेक्ट्स वर नॉट ड्रॉन फ्रॉम और कनेक्टेड विद रिलीजन। अब ये जो वर्ड्स हैं ये ना तो जुड़े हुए हैं ना ही आए हैं रिलीजन से, ना तो जुड़े हुए हैं रिलीजन से ना ही इससे आए हैं। एंड एम्फेसिस्ड स्किल डेवलप्ड बाय इंडिविजुअल थ्रू डिस्कशन एंड डिबेट, और किस चीज़ पर ये ध्यान देते हैं कि इंडिविजुअल का जो स्किल डेवलप किया जा सकता है वो डिस्कशन और डिबेट्स के द्वारा किया जा सकता है। These revolutionary ideas attract attention in many other universities। अब ये जो revolutionary idea था इससे क्या हुआ, इससे जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ थी उनका भी ध्यान आकर्षित हुआ, उनका भी ध्यान इस तरफ हुआ कि भाई नई नई एजुकेशन जो नए नए सब्जेक्ट्स की शुरुआत की जा रही है। पर्टिकुलरली इन द न्यूली एस्टैब्लिश यूनिवर्सिटी इन पैट्रॉक, स्पेशली पैट्रॉक जो कि नया शहर था, फ्लोरेंस का होम टाउन था, वहाँ पर जो यूनिवर्सिटी बनी थी स्पेशली उसका ध्यान इस तरफ गया। टिल द एंड ऑफ द 13th सेंचुरी, 13th सेंचुरी के एंड तक होने तक दिस सिटी हैड नॉट मेड ए मार्क एज द सेंटर ऑफ ट्रेड और लर्निंग। ये जो शहर था ये इसको नहीं पहचान थी इसकी सेंटर ऑफ ट्रेड पे के तौर पर या फिर लर्निंग के तौर पर। बट थिंग चेंज ड्रामेटिकली इन द 15th सेंचुरी, लेकिन चीज़ें अचानक से बहुत ड्रामेटिकली चेंज हो गई। अ सिटी इज़ नोन बाय इट्स ग्रेट सिटीजन एज मच एज बाय इट्स वेल। अब जो शहर थे उनकी पहचान इसके ग्रेट सिटीजन से होती थी और साथ ही साथ इसके कितनी वेल्थ है उसके अकॉर्डिंग होती थी। एंड फ्लोरेंस हैड कम टू बी नोन बिकॉज ऑफ दांती एल्गिरी। अब फ्लोरेंस की क्यों पहचान हो रही थी, दो व्यक्ति थे, एक तो था दांती एल्गरी, उसकी वजह से इसकी फ्लोरेंस की पहचान थी। कौन था ये, लेमैन था, ठीक है, हु रोट रिलीजियस थीम, जिसने रिलीजियस थीम्स लिखे। दूसरा कौन था, जीटो जो कि आर्टिस्ट था और जिसने पेंट किया था लाइफ लाइक पोर्ट्रेट, मतलब एकदम जीवित जैसे होते हैं ना पोर्ट्रेट, इस तरह से एकदम संजीव पोर्ट्रेट पिक्चर्स जो थी वो बनाता था। वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्टिफ फिगर डन बाय अर्लियर आर्टिस्ट, जो कि पहले एकदम बेजान सी जो थी पिक्चर्स जो बनाते थे ना उसके मुकाबले बहुत ही डिफरेंट, एकदम संजीव, मतलब बेजान नहीं होती थी, ऐसा लगता था वाकई जान है इन पिक्चर्स के अंदर, इतनी साफ सुथरी और इतनी क्लियर पिक्चर वो बनाता था लाइक HD टाइप। From then it developed as the most exciting intellectual city in Italy and as the center of artistic क्रिएटिविटी। और इसके बाद ये जो शहर था ये कैसे डेवलप हुआ, एक इंटेलेक्चुअल सिटी के तौर पर, एक आध्यात्मिक जो विद्वान जो लोग यहाँ पर रहते थे उस तरह का शहर जो था उसके तौर पर इटली जो था वो डेवलप हुआ। एंड एज ए सेंटर ऑफ आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी, आर्टिस्ट की जो क्रिएटिविटी होती थी उसके सेंटर के तौर पर ये बना। द टर्म रिनेसेंस मैन, अब ये जो टर्म है रिनेसेंस मैन ये किसको कहा जाता है, मतलब एक सिंपल सा ही एक ध्यान रखो कि जो रिनेसेंस मैन अगर पूछा जाए तो ये किस लिए यूज़ किया जाता है, डिस्क्राइब अ पर्सन, एक व्यक्ति को बताने के लिए, विद मैनी इंटरेस्ट एंड स्किल्स, जिसकी मतलब कि बहुत सारी स्किल हो जिसके अंदर, बिकॉज मैनी ऑफ द इंडिविजुअल, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर क्या था, हु बिकेम वेल नोन एट दिस टाइम, भाई एक समय में एक ही मतलब कि ज़्यादातर लोग जानते थे, लेकिन अब एक समय पर जो है बहुत सारी चीज़ों की जिनको जानकारी होती थी उनके लिए ये वर्ड जो था वो यूज़ होता था। देवर स्कॉलर, वो स्कॉलर हो सकते थे, डिप्लोमेट, एक ही व्यक्ति को, जैसे डिप्लोमेट भी है स्कॉलर भी है, थियोलॉजियन होता है कि धर्मशास्त्र जो लिखने वाला होता है वो हो सकता है, आर्टिस्ट, मतलब ये सब का कॉम्बिनेशन एक व्यक्ति के अंदर ही हो वो होता है रिनेसेंस मैन, ठीक है।
अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द ह्यूमनिस्ट व्यूज़ ऑफ हिस्ट्री। जो ह्यूमनिस्ट थे उनका व्यू क्या था हिस्ट्री को लेकर, जो मानवतावादी विचार क्या थे इतिहास को लेकर। ह्यूमनिस्ट थॉट दैट दे वर रिस्टोरिंग ट्रू सिविलाइजेशन आफ्टर सेंचुरीज ऑफ डार्कनेस। ह्यूमनिस्ट ये सोच रहे थे कि वो रिस्टोर कर रहे हैं एक ट्रू सिविलाइजेशन को आफ्टर सेंचुरीज ऑफ डार्कनेस, मतलब सदियों के अंधेरे के बाद वो एक ट्रू सिविलाइजेशन को रिस्टोर कर रहे हैं। ह्यूमनिस्ट ऐसा सोच रहे थे। For they believed that a dark age had set in after the collapse of the Roman Empire। उनकी ये सोच बन चुकी थी कि डार्क है एज जो है वो आ चुकी थी जब रोमन एम्पायर का अंत हो चुका था, उसके बाद से डार्क एज आ चुकी है, अंधकार वाला युग आ चुका है। डार्क एज होता है अंधकार वाला युग। Following them, later scholars unquestioningly assume that a new age had begun in Europe from 14th century। और साथ ही साथ क्या हुआ, इसी बात को फॉलो करते हुए, भाई ये जो बात की है ना डार्क एज की, इसी बात को फॉलो करते हुए बाद के जो स्कॉलर्स हैं उन्होंने भी बिना कोई क्वेश्चन किए ये एज्यूम कर लिया, मतलब ये मान लिया कि जो न्यू एज है उसकी शुरुआत यूरोप में कब हुई, 14th सेंचुरी में उसकी शुरुआत हुई। द टर्म मिडल एज, जो मिडल एज की जो टर्म है the term middle ages, medieval period was used for millennium आफ्टर द फॉल ऑफ रोम। अब जो ये मिडल एज था, वर्ड मिडल एज था या मिडिवल पीरियड था, इसको यूज़ किया गया काफ़ी सदियों तक, 1000 ईयर्स तक, मिलेनियम ईयर्स तक। कब, जब रोम एम्पायर का फॉल हो गया था, पतन हो गया था। इन द मिडल एजेस में दे आर्ग्यूड, उन्होंने ये आर्ग्यू किया स्कॉलर्स ने, द चर्च हैड सच कंप्लीट कंट्रोल ओवर द मैन माइंड। अब जो चर्च था उन्होंने क्या कर लिया था, भाई लोगों के माइंड पे पूरा कंट्रोल कर लिया था। दैट ऑल द लर्निंग ऑफ द ग्रीक्स एंड रोमन हैड बीन ब्लोटेड आउट। तो और क्या हुआ कि जो भी उन्होंने सीखा हुआ था ग्रीक्स का या रोमन्स का, वो एकदम से ब्लॉटेड आउट, उनके माइंड से एकदम बाहर, चर्च ने अपना कंट्रोल इतना कर लिया कि उसे एकदम बाहर निकाल दिया। द ह्यूमनिस्ट यूज द वर्ड मॉडर्न फॉर द पीरियड ऑफ द 15th सेंचुरी। जो ह्यूमनिस्ट थी उन्होंने मॉडर्न किस समय को कहा है, 15th सेंचुरी के टाइम पीरियड को उन्होंने मॉडर्न कहा है। यहाँ पर आप देखो इन्होंने जो ह्यूमनिस्ट ने डिवाइड किया हुआ है, 5 to 14th सेंचुरी मिडल एज, 5 to 9th सेंचुरी डार्क एज, और 9 to 11th सेंचुरी अर्ली मिडल एज, और 11th to 14th सेंचुरी लेट मिडल एज, और 15th सेंचुरी ऑनवर्ड मॉडर्न एज। तो 15th सेंचुरी के बाद से इन्होंने मॉडर्न एज काउंट किया, और डार्क एज जो है 5 से 9 सेंचुरी को इन्होंने डार्क एज का नाम दिया है। रिसेंटली हिस्टोरियंस हैव क्वेश्चन दिस डिवीज़न। अब क्या हुआ है, पहले तो किसी भी स्कॉलर ने कोई क्वेश्चन नहीं उठाया, लेकिन अब क्या हुआ है, हिस्टोरियंस ये क्वेश्चन उठा रहे हैं इस डिवीज़न का भी, किस प्रकार से डिवीज़न की है। विद मोर रिसर्च बीइंग डन, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्चेज की जा रही हैं, और मोर बीइंग फाउंड आउट अबाउट यूरोप इन दिस पीरियड, और ज़्यादा से ज़्यादा ये खोजा जा रहा है कि यूरोप इस समय कैसा था। स्कॉलर्स आर इंक्रीजिंगली reluctant टू मेक अप शार्प डिवीजन बिटवीन सेंचुरीज इन टर्म ऑफ बीइंग कल्चरली वाइब्रेंट और अदरवाइज। अब जो है हिस्टोरियन जो हैं वो विरोध करते हैं इस बात का कि भाई किसी भी सेंचुरी को एकदम से इस प्रकार से कि वो कितना वाइब्रेंट था कल्चरली या कितना नहीं था, उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करना जो है वो ठीक नहीं है। मतलब ऐसी उन्होंने अपना असमर्थता जो है वो जताई है, इसके अंदर दोबारा से सोच रहे हैं इस चीज़ को कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इट सीम्स अनफेयर, ये अनफेयर लगता है टू लेबल एनी पीरियड एज द डार्क एज, भी किसी भी टाइम पीरियड को डार्क एज में रखना। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक करते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो डिस्कस करना मुझसे। थैंक यू।